बीरबल और अदालत में लड़ा गया नींद का मुकदमा। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद भी अदालत में खड़ी हो सकती है, और वो भी अपराधी की तरह? मगर आखिर नींद ने ऐसा किया क्या कि उस पर मुकदमा चलाना पड़ा? चलिए जानते हैं इस अनोखे मुकदमे की चौंकाने वाली दास्तान। ये किस्सा है उस समय का जब बादशाह अकबर का दरबार हर दिन किसी न किसी अनोखी शिकायत से गूंजता था। कभी कोई कहता कि उसका तोता उसे अपशगुन देता है, तो कोई फरियादी अपने सपनों का हर्जाना मांगता। लेकिन जिस दिन नींद पर मुकदमा हुआ, उस दिन पूरी सल्तनत में तहलका मच गया। सुबह का समय था। बीरबल अभी तक अपने चप्पल भी ठीक से नहीं पहन पाए थे कि एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। हुजूर, जल्दी चलिए, एक अजीब मुकदमा दर्ज हुआ है। बीरबल ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, अब कौन सी बिल्ली किसकी दाल में घुस गई? दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, बिल्ली नहीं हुजूर, इस बार तो नींद खुद कटघरे में है। बीरबल मुस्कुरा दिए। नींद? अरे वाह, अब क्या सपने भी गवाह बनेंगे? दरबार में पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक आदमी फटी पुरानी चादर लपेटे, सिर पर तकिया रखे, आंखों में गुस्से की आग लिए खड़ा है। अकबर ने उसे देखा और पूछा, कहो मुकदमा क्या है? उस आदमी ने कहा, जहां पनाह, मेरा नाम है मियां तस्लीमुद्दीन खर्राटिया। मैं रोज कड़ी मेहनत करता हूं, खजूर बेचता हूं और फिर रात को चादर ओढ़कर गहरी नींद लेता हूं। लेकिन अब 3 महीने से मुझे नींद ही नहीं आती। मैं पूरी रात करवटें बदलता हूं, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, और मेरी बीवी मुझसे कहती है कि मैं अब भूत जैसा दिखने लगा हूं। मेरी मांग है, इस नींद को अदालत में बुलाया जाए और उसे सजा दी जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोकते हुए बोले, अरे बीरबल, अब तुम ही बताओ, ये मुकदमा कैसे चले? बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बोले, जहां पनाह, मामला गंभीर है। एक मेहनतकश इंसान को नींद न मिले तो ये इंसाफ का सवाल है। मेरी राय में हमें इस नींद को दरबार में तलब करना चाहिए। मैं खुद उसकी पेशी सुनिश्चित करूंगा। अकबर चौंके, लेकिन नींद को बुलाया कैसे जाए? बीरबल मुस्कराए, बस इतना कहिए, बीरबल को 2 दिन का समय दीजिए। मैं नींद को ना केवल बुलाऊंगा, बल्कि कटघरे में खड़ा भी करूंगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। मियां तस्लीमुद्दीन अपनी चादर ठीक करता हुआ बोला, अगर नींद 2 दिन में नहीं आई तो समझो ये बीरबल भी झूठा निकलेगा। बीरबल ने अपनी कलम उठाई और कुछ गुप्त आदेश लिखे। अगले 2 दिन तक बीरबल कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने न तो दरबार में हाजिरी दी और न ही किसी को बताया कि वो कहाँ है। तीसरे दिन जब वो लौटे तो उनके पीछे एक जुलूस था, जिसमें कुछ नक्कारों वाले 2 आदमी जो बिस्तर उठाए हुए थे, और सबसे आगे एक बुजुर्ग सी औरत जिसके हाथ में एक मटका था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, नींद पेश है। मियां तस्लीमुद्दीन उसे देखकर चिल्लाया, ये नींद है? ये औरत तो मेरी पुरानी पड़ोसन है, जो हर रात गाना गाकर मुझे जगाती है। बीरबल बोले, हुजूर, यही असली मुजरिम है। आपकी नींद नहीं गई, बल्कि इसे चुराया गया था, और इस चोरी में शामिल है एक ऐसा राज जो इस दरबार की जमीन को हिला देगा। और बीरबल की नजरें जाकर टिकती है दरबार में बैठे एक खास मंत्री पर। अब सवाल यह है, क्या नींद वाकई चुराई जा सकती है? और अगर हां, तो कौन है असली चोर? और बीरबल को कैसे चला इसके पीछे के पूरे षड्यंत्र का पता? जानने के लिए तैयार हो जाइए इस अनोखे मुकदमे के अगले भाग के लिए, जहां नींद का असली गुनहगार खुद अपना जुर्म कबूल करेगा, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो पूरे दरबार को हिला देगी। जारी है। पिछले भाग में आपने देखा कि मियां तस्लीमुद्दीन ने नींद पर मुकदमा दर्ज कराया था, और बीरबल ने 2 दिन बाद नींद को अदालत में हाजिर भी कर दिया। लेकिन जैसे ही नींद आई, बीरबल की नजरें टिक गई दरबार के एक खास मंत्री पर। आखिर क्या राज छुपा था इस चुप्पी में? अब कहानी आगे बढ़ती है। बीरबल ने बुजुर्ग औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही है असली नींद चोर।
इनका नाम है मौसी गुलबानो। मियाँ तस्लीमुद्दीन के घर के पास रहती है और रोज रात को जोर जोर से लोकगीत गाती है, और वो भी तब तक जब तक आधा मोहल्ला जाग ना जाए। गुलबानो झल्ला उठी, मैं तो अपनी मर्जी से गाती हूं, मेरा क्या कसूर, नींद गई तो इनकी, मैं तो सो जाती हूं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही तो चाल है। जब सब लोग सो नहीं पाते और ये खुद गा गा कर सो जाती है, तो नींद का असली मालिक कौन हुआ? पूरा दरबार फिर हंसी से गूंज उठा, लेकिन बीरबल की नजरें गंभीर थी। उन्होंने दरबार के एक कोने की ओर इशारा किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुलबानो बेगम सिर्फ प्यादा है, असली शतरंज तो किसी और ने बिछाई है। अकबर बोले, क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल आगे बढ़े और सीधे पहुंचे वजीर खजाना मंत्री अब्दुल रशीद के पास। हुजूर, यही है वो असली मास्टरमाइंड जिन्होंने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाई, और सिर्फ तस्लीमुद्दीन की ही नहीं, कई मजदूरों, व्यापारियों और जवानों की नींद गायब कर दी गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब्दुल रशीद सपकाया, क्या बकवास है ये बीरबल? बीरबल ने दरबारी गार्ड को इशारा किया। उन्होंने एक संदूक लाकर दरबार में रखा। जहां पनाह, इस संदूक में सबूत है। ये वो पर्चियां हैं जो मंत्री साहब ने मोहल्ले की औरतों में बांटी, जिनमें लिखा था कि जो औरत रात में सबसे ऊंचा गाएगी उसे मिलेगा 5 सोने का सिक्का, और गाने का विषय था नींद मत आने देना। अकबर गुस्से से बोले, पर क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि मंत्री साहब शहर के मजदूरों को एक गुप्त योजना के लिए ज्यादा समय तक जागा कर काम पर लगाए रखना चाहते थे, ताकि निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो और उनका कमीशन बढ़ जाए। और तस्लीमुद्दीन जैसे लोग जो रात को खजूर बेच बेच कर थक जाते थे, वो नींद को तरसते रह जाते थे। दरबार सन्ना। मंत्री अब्दुल रशीद की आंखों में डर दिखाई देने लगा। अकबर बोले, क्या ये सच है? अब्दुल रशीद ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं सिर्फ सल्तनत की सेवा करना चाहता था। मैंने कुछ गलत फैसले लिए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सेवा ने हमारे लोगों की नींद चुरा ली। बीरबल, क्या फैसला हो इस नींद चोर का? बीरबल बोले, जहां पनाह, फैसला आज नहीं बल्कि आज रात होगा। अकबर चौंके, रात? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां, आज रात मंत्री साहब को उसी मोहल्ले में तस्लीमुद्दीन के घर के बाहर एक चारपाई पर सुलाया जाएगा, और वहां की सारी गाने वाली महिलाएं आज अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। और सुबह जब मंत्री साहब बिना सोए उठेंगे, तब खुद समझेंगे कि नींद खोने का दर्द क्या होता है। अकबर ने हंसते हुए हुक्म जारी किया, तो हो जाए मंत्री अब्दुल रशीद की नींद पर अगली सुनवाई चांदनी रात में। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और मियां तस्लीमुद्दीन ने राहत की सांस ली। लेकिन जब रात आई और मंत्री साहब नींद में बेचैन करवटें बदलने लगे, उसी मोहल्ले के एक पुराने खंडहर में कुछ अजीब हुआ। किसी ने चुपचाप एक बोतल खोली जिसमें नींद कैद थी, और वो बोतल अब बीरबल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कौन है वो रहस्यमय व्यक्ति? क्या सचमुच नींद को कैद किया जा सकता है? और क्या अगला मुकदमा खुद बीरबल की नींद पर चलेगा? जानिए इस रहस्य और चतुराई से भरे मुकदमे के तीसरे भाग में, जब बीरबल की नींद हुई गायब। जारी है। पिछले भाग में आपने देखा कि बीरबल ने मंत्री अब्दुल रशीद की चाल का पर्दाफाश किया, लेकिन उसी रात एक रहस्यमय व्यक्ति ने एक बोतल खोलकर नींद को कैद कर लिया, और वो बोतल अब बीरबल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। अब सुनिए तीसरा और सबसे रहस्यमय। रात के तीसरे पहर बीरबल अपने कमरे में एक किताब पढ़ते हुए बैठे थे। मोमबत्ती की लौ झपकने लगी थी। दरबार में जीत की मिठास उनके चेहरे पर थी। लेकिन तभी चप चप चप, दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई बांसुरी की धुन गा रहा हो, लेकिन वो धुन नींद लाने के बजाय होश उड़ा देने वाली थी। बीरबल ने चौकसी दिखाई, उठकर बाहर निकले। गली सुनसान थी, बस वही सरसराहट
और एक काले कपड़ों में ढका चेहरा और हाथ में एक नीली चमकती बोतल। बीरबल बोले, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जो इंसानों की नींदों का सौदा करता है। कुछ बेचते हैं सपने, मैं बेचता हूं नींद। बीरबल मुस्कुराए, तब तो तुमसे मिलना बनता है, पर अभी क्यों आए हो? रहस्यमयी व्यक्ति बोला, क्योंकि अब तुम्हारी नींद मेरी बोतल में है। और तभी बीरबल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो गिरते गिरते बचे, शरीर थका हुआ लेकिन मन जागता, आंखें बोझिल लेकिन नींद गायब। बीरबल समझ गए, ये आम व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जैसे ही तलवार की मूठ थामी, रहस्यमयी व्यक्ति बोला, मेरी तलवार आवाज नहीं करती लेकिन नींद ले जाती है। तुमने नींद को अदालत में बुलाया, अब मैं तुम्हें अपनी अदालत में बुलाता हूं। बीरबल बोले, तुम कोई इंसान नहीं, कोई मायावी हो। वो व्यक्ति हंसा, तुम्हें सही पहचान मिली। मैं निद्रासुर हूं, नींदों का दानव। हजारों साल पहले जब ऋषियों ने नींद को वरदान समझा, तब मैंने उसे श्राप बना दिया। अब मैं उन सब की नींदें चुराता हूं जो दूसरों की नींद से खेलते हैं। बीरबल चौंके, तो तुमने मंत्री अब्दुल रशीद की मदद की? नहीं, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक किसी के इशारे पर आया हूं, जिसे तुम पहचान नहीं पाए। बीरबल बोले, कौन है वो? निद्रासुर ने बोतल को घुमाया, उसमें से एक हल्की सी नीली धुंध निकली और बीरबल की आंखों के सामने एक छवि बनी, अकबर की छवि। बीरबल चौंक गए, ये तो बादशाह सलामत। निद्रासुर बोला, हां, पर ये असली नहीं, ये है उसका परछाई स्वरूप, जिसे किसी ने बनाया है। तुम्हारा सबसे करीबी अब बन चुका है तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा। नींद तो बहाना है बीरबल, असल खेल तो शुरू हो रहा है और अगला मुकदमा तुम्हारे अपने मन के खिलाफ चलेगा। बीरबल ने तलवार खींची, लेकिन नींद की बोतल से निकली एक धारा ने उन्हें जकड़ लिया। वो खड़े थे, जाग रहे थे, लेकिन अब सो नहीं सकते थे। एक अदालत जहां जज भी सपना है और गवाह भी कल्पना। वहां बीरबल को साबित करना होगा कि नींद चुराई नहीं गई, उसे छीन लिया गया है। पर क्या बीरबल अपने ही सपनों की अदालत में खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? और क्या सचमुच अकबर के भीतर कोई परछाई छुपी है, या ये सब निद्रासुर की चाल है? जानिए इस रहस्य, रोमांच और भ्रम से भरे मुकदमे के चौथे और अंतिम भाग में। सपनों की अदालत में बीरबल जारी है। पिछले भाग में आपने देखा, मायावी निद्रासुर ने बीरबल की नींद चुरा ली और उसे खींच ले गया सपनों की अदालत में, जहां सब कुछ उल्टा था। जज भी सपना, गवाह भी कल्पना और बीरबल खुद एक कैदी। नींद अब केवल एक भावना नहीं, एक अपराध बन चुकी थी। सपनों की अदालत, ये एक विचित्र जगह थी। आकाश रंग बदलता था, दीवारें विचारों से बनी थी और न्याय की देवी आंखों पर पट्टी नहीं, सपनों की धुंध बांधे बैठी थी। बीरबल जंजीरों में जकड़े खड़े थे, लेकिन वो लोहे की नहीं, विचारों की जंजीरें थी। हर एक सवाल, हर एक शक, हर एक अधूरी नींद उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, मुकदमा शुरू किया जाए। निद्रासुर जज की सीट पर बैठा था, लेकिन उसके दोनों ओर बैठे थे दो चेहरे, बचपन का बीरबल और बुढ़ापे का बीरबल। बचपन वाला बोला, इस आदमी ने हमारी नींदें क्यों गंवाई? क्यों हम हर रात सोचते रहे कि और क्या किया जा सकता था? बुढ़ापे वाला बोला, इसने हर रात जागकर दूसरों की समस्या सुलझाई, पर कभी अपने मन की नहीं सुनी। गवाह के रूप में सपने आए, रंगीन, डरावने, टूटे फूटे। एक सपना चिल्लाया, हम हर रात आते, पर बीरबल हमें नजरअंदाज करता। दूसरा सपना बोला, इसने अपनी कल्पनाओं की हत्या की है। तीसरा सपना बोला, इसने खुद से झूठ कहा कि नींद बाद में ले लेंगे, पर बाद में कभी आया ही नहीं। बीरबल ने गहरी सांस ली। मैंने लोगों के दुख में साथ दिया, उन्हें चैन की नींद दी, लेकिन सच है, मैंने खुद को भुला दिया।
जज निद्रासुर मुस्कराया। तो कबूल करते हो कि तुमने नींद का अपराध किया है? बीरबल बोले, हाँ, पर मेरे जैसे कई हैं जो अपनी नींद भूल चुके हैं, अपने ख्वाब रोक चुके हैं और इसी अदालत में फंसे हैं। तभी अदालत की दीवारें कांपने लगी। एक ध्वनि आई, गूंजती, चमकती, बस करो। और दृश्य बदल गया। न्याय की देवी खड़ी थी, पर अब आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी। उसकी आंखों में बीरबल के बीते सालों की थकान थी और भविष्य के सपनों की चमक। उसने कहा, बीरबल को नींद की सजा नहीं, स्वप्न का उपहार मिलेगा। एक स्वर्णिम तकिया उभरा और उससे एक छवि निकली। छवि में एक गुप्त सुरंग थी, एक दरवाजा जिसके पार लिखा था परछाई का द्वार, और भीतर बैठा था दूसरा अकबर। बीरबल चौंक गए। निद्रासुर ने कहा, अब तुम्हारा असली मुकदमा शुरू होगा। जिसे तुम जानते हो वो अकबर नहीं, वो तो एक परछाई है जिसने असली सम्राट को बंदी बना रखा है। बीरबल बोले, तो असली अकबर कहाँ है? निद्रासुर मुस्कराया, सपनों की जेल में, जहां हर विचार कैद है और दरवाजे की चाबी सिर्फ एक के पास है। किसके पास? बीरबल ने पूछा। और तभी एक अनजाना चेहरा सामने आया, वही जो कई बार दरबार में छिपकर बीरबल को देखता था, जिसका हंसता चेहरा अब गंभीर हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी रुखसाना थी, अकबर की बेटी, जो अब छिपे हुए शत्रु के विरुद्ध लड़ रही थी, लेकिन अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसने बीरबल को देखा और कहा, अब हमें साथ मिलकर उस परछाई को हराना होगा, वरना पूरा राज्य कभी नींद नहीं ले सकेगा। जारी है परछाई का सम्राट बीरबल की सबसे कठिन लड़ाई। 2 अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने देखा बीरबल को सपनों की अदालत में अपनी नींद, अपने ख्वाब और अपने आत्मबल के लिए मुकदमा लड़ना पड़ा। वहां उन्हें पता चला कि असली बादशाह अकबर को किसी ने बंदी बना लिया है और दरबार पर शासन कर रहा है परछाई का सम्राट। और अब बीरबल के पास केवल एक सहायक है, राजकुमारी रुखसाना। अब प्रस्तुत है अंतिम भाग, एक ऐसा समापन जो सपनों, भ्रम और न्याय के बीच की रेखा को मिटा देगा। रुखसाना ने बीरबल को बताया, इस दरवाजे के भीतर वही सिंहासन है जिस पर परछाई बैठी है। इसने मेरी पिता की यादें छीन ली है और दरबार पर अपनी धुंध फैला दी है। बीरबल बोले, हमें अकबर को ढूंढना होगा, लेकिन ये परछाई असली अकबर जैसी क्यों दिखती है? रुखसाना बोली, क्योंकि वो तुम्हारे मन की छवि है। परछाई तभी पैदा होती है जब रोशनी के पीछे कोई खड़ा हो, और अब उस रोशनी के पीछे तुम हो, बीरबल। दरवाजा खुला। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। एक विशाल कक्ष, दीवारों पर लहराते हुए साए, और बीचों बीच एक काले रंग की आकृति जो हूबहू अकबर जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। उसके चारों ओर ख्वाबों के धागों से बुनी रस्सियां थी, जिनमें उलझे हुए थे सच्चे अकबर के विचार और उनकी यादें। परछाई का सम्राट खड़ा हुआ। उसने बीरबल को देखा और कहा, तुमने मुझे पैदा किया जब तुमने सवालों से बचना शुरू किया, जब तुमने न्याय की जगह चतुराई रखी, और जब तुमने नींद से ज्यादा अपने नाम की चिंता की। बीरबल चुप रहे। परछाई बोली, अकबर नहीं, मैं असली हूं, क्योंकि मैं वही हूं जो अब सोचता है, फैसले करता है और डर पैदा करता है। रुखसाना ने तलवार खींची। झूठ, तुम एक भ्रम हो। परछाई हंसी, भ्रम ही तो सच्चाई बन गया है, राजकुमारी। फिर शुरू हुई सबसे विचित्र लड़ाई। बीरबल की तलवार चमकी, लेकिन परछाई हर बार उसका जवाब सोच से देती। जब बीरबल हमला करते, परछाई उनके पुराने फैसलों को उलझाकर जवाब देती। तुमने उस किसान को सही कहा, पर उसकी नींद भी छीनी थी। तुमने दरबार में न्याय दिया, पर घर में अकेले बैठे बुजुर्ग को भूल गए। हर वार के साथ बीरबल की आत्मा भारी होती जा रही थी। तभी बीरबल रुके
उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने तलवार फेंकी और अपनी पगड़ी खोलकर जमीन पर रख दी। मैं बीरबल हूं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। मैंने गलती की, नींदें छीनी, चतुराई में दूसरों की भावनाओं को अनदेखा किया। पर आज मैं स्वीकार करता हूं, मुझे भी अपने अंदर के अकबर को बचाना है। एक तेज प्रकाश फूटा। परछाई चीख उठी, नहीं, सत्य मत बोलो। मैं तुम्हारी छाया हूं और तुम्हारे झूठ पर ही जीता हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रुखसाना ने वो तकिया उठाया जो न्याय की देवी ने दिया था और उसे असली अकबर की ओर फेंका। तकिया हवा में चमका और सच्चे अकबर के चारों ओर सपनों की धुंध खुल गई। अकबर की आंखें खुली। बीरबल, तुम आ गए। बीरबल मुस्कराए। हाँ जहां पनाह, नींद की चोरी करने वाला अब खत्म हो गया है। परछाई अब धूल बनकर उड़ रही थी और बीरबल की आंखों में पहली बार सुकून था। दरबार। एक दिन बाद अकबर सिंहासन पर थे। रुखसाना उनकी बाई ओर बैठी थी और बीरबल उनके दाईं ओर। अकबर बोले, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, जब सपनों की अदालत में इंसान ने खुद को माफ किया और नींद को फिर से पाया। बीरबल मुस्कराए। अब अगर कोई बोले कि नींद चोरी हो गई है, तो मैं कहूंगा, कभी कभी उसे खुद से चुराना पड़ता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी, बीरबल और आदमी जो कहता है, मुझे फ्री में सजा चाहिए। राजमहल में एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। सुबह के समय दरबार के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो बड़ी जोर से चिल्ला रहा था, मुझे फ्री में सजा चाहिए। दरबार के कर्मचारियों ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब वो आदमी बार बार यही कहने लगा तो सब उसकी ओर आकर्षित हो गए। आखिरकार वो आदमी दरबार में घुस आया और राजा अकबर के सामने खड़ा हो गया। राजा अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस लिए सजा चाहिए? आदमी ने सिर झुकाया और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं कोई अपराधी नहीं हूं और ना ही मैं कोई अपराध करना चाहता हूं, पर मुझे एक सजा चाहिए। हां, सही सुना आपने, मुझे सजा चाहिए, और वो भी फ्री में। राजा अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आदमी खुद ही सजा मांग रहा था। बीरबल ने भी चुपचाप ये दृश्य देखा और सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर क्यों कोई खुद को सजा देना चाहेगा? बीरबल ने बड़े ही विनम्र तरीके से उस आदमी से पूछा, तुम खुद को सजा क्यों देना चाहते हो? क्या तुम सच में इस सजा के योग्य हो? आदमी ने फिर से वही अजीब मुस्कान के साथ कहा, बीरबल जी, आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी लोग अपने किए बिना सजा से नहीं बच पाते, और मुझे लगता है कि मैं किसी बड़ी गलती का भागी हूं जिससे मैं नहीं बच सकता। इसीलिए मुझे सजा चाहिए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। राजा अकबर ने हैरान होते हुए कहा, पर यह कैसे हो सकता है? क्या तुम बता सकते हो कि तुमने कौन सा अपराध किया है जो तुम खुद को सजा देने के लिए तैयार हो? आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया और कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर मुझे लगता है कि ये सजा मेरे लिए जरूरी है। आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं और मुझे जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब तक मुझे सजा नहीं मिलती, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। राजा और बीरबल एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने सोचा, ये आदमी कुछ छुपा रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है कि वो खुद सजा पाने के लिए इतनी बेताबी दिखा रहा है? राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई तरीका है कि हम इस आदमी के मन की बात समझ सकें? बीरबल ने कुछ समय तक चुप रहकर सोचा और फिर कहा, महाराज, ये आदमी न सिर्फ अजीब है, बल्कि शायद हमारे लिए एक बड़ा रहस्य लेकर आया है। हम इसे समझने के लिए और गहरे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में सजा के लिए आया है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? सभी लोग चुप थे। बीरबल ने फिर उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम सजा चाहते हो, लेकिन पहले हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हारे पीछे कोई बड़ी योजना तो नहीं है?
आदमी ने धीरे से एक हंसी हंसी और कहा, आप खुद जानना चाहते हैं तो जरूर जानिए, लेकिन आपको तो ये समझना होगा कि कभी कभी सजा मिलना अपराध से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या उस आदमी के पास सच में कोई रहस्य है, और क्यों वो खुद को सजा देने के लिए इतना बेताब था? क्या बीरबल इस अजीब आदमी के खेल को समझ पाएंगे, या फिर ये सजा केवल एक बहाना है किसी बड़ी साजिश के लिए? अगला भाग, बीरबल और आदमी जो कहता है मुझे फ्री में सजा चाहिए। राजमहल में कुछ भी सामान्य नहीं था। राजा अकबर और बीरबल उस अजीब आदमी के सामने खड़े थे जिसने खुद को सजा देने की मांग की थी। दरबार में सन्नाटा था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये आदमी क्यों चाहता है सजा? बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सजा देने से तुम्हारा दिल शांति पा जाएगा? तुम्हारे भीतर कौन सा गहरा राज छिपा हुआ है? आदमी ने सिर झुकाया और एक लंबी सांस ली। बीरबल जी, शांति से ज्यादा मुझे सच्चाई चाहिए। मैं एक खामोश अपराध का भागी हूं जिसे कोई देख नहीं सका, और अब जब तक मैं उस अपराध से मुक्ति नहीं पालूं मुझे चैन नहीं आएगा। राजा अकबर ने एक नजर बीरबल पर डाली और पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो बीरबल? ये आदमी किसी गंभीर रहस्य को लेकर यहां आया है। वो अपनी सजा की बात कर रहा है, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि सजा क्या है और किस लिए है। बीरबल के मन में एक शंका उठी, महाराज, मुझे लगता है कि ये आदमी खुद को सजा नहीं देना चाहता, बल्कि ये किसी छुपी हुई समस्या को दर्शाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। वो कुछ छुपा रहा है, और यही कारण है कि वो खुद को सजा देने के लिए तैयार है। आदमी ने बीरबल की ओर देखा और धीरे से कहा, सच्चाई का सामना करना बहुत कठिन होता है। मैं किसी गलत काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा नाम जुड़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि कब किसी का नाम किसी अपराध से जुड़ता है तो वो अपनी सारी जिंदगी उस नाम से लड़ता है? बीरबल की आंखों में चिंगारी सी चमकी। उसने पूछा, तो तुम किस अपराध से जुड़े हो जो तुम्हें लगता है कि तुम सजा के काबिल हो? आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था। एक बार वहां एक बड़ा राज खुला था और मैं उस राज का हिस्सा था। मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा काम सबको भारी पड़ा, और अब मैं इस बात से भाग नहीं सकता। राजा अकबर ने ध्यान से सुना और बीरबल से कहा, बीरबल, ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या तुम उसे हमसे कुछ बताने के लिए राजी कर सकते हो? बीरबल ने आदमी से कहा, अगर तुम सच में अपनी सजा का सामना करना चाहते हो तो हमें यह बताना होगा कि वो राज क्या था जो तुम्हारे साथ जुड़ा था। क्या तुम हमें बताओगे? आदमी की आंखों में भय और चिंता थी। उसने कहा, मुझे डर है बीरबल जी, अगर यह राज सामने आ गया तो इससे सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। लेकिन यह रहस्य इतना बड़ा है कि इसे उजागर करना भी एक प्रकार की सजा है। बीरबल को अब यह सब और भी रहस्यमय लगने लगा। वो जान गए थे कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उन्हें खुद को भी खतरे में डाल सकता था। तभी एक खौफनाक सन्नाटा पसरा। महल के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति महल को घेर रही हो। राजा अकबर ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या था? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम अब तक जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो केवल सतह तक सीमित नहीं है। हमें इस आदमी के रहस्य को जल्दी से समझना होगा, वरना हम सब किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इस समय केवल वही आदमी हमें इस रहस्य से बाहर निकाल सकता है। आदमी ने फिर से धीरे से कहा, अगर तुम सच में इस राज को जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस राज को जानने के बाद तुम्हें न केवल सजा बल्कि एक खतरनाक दुष्चक्र का सामना करना होगा। क्या ये आदमी सच में किसी खतरनाक राज से जुड़ा हुआ है? और क्या बीरबल और अकबर इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे, या ये एक और खतरनाक समस्या का हिस्सा होगा? अंतिम भाग। राजमहल में अजीब सी खामोशी थी। सबकी निगाहें उस आदमी पर टिक गई थी।
जिसने बीरबल और अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया था। उसका दावा था कि वो खुद को सजा दिलवाना चाहता था, और बीरबल और अकबर को अब ये समझना था कि वो क्यों इतनी बेताबी से ये सजा मांग रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली और आदमी से पूछा, क्या तुम तैयार हो अपना राज खोलने के लिए? क्योंकि हम जितना देर करेंगे उतना ये समस्या और गहरे में जाएगी। आदमी ने एक पल के लिए बीरबल को देखा, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता आई। उसने धीमे से कहा, मुझे डर है बीरबल जी, ये राज इतना खतरनाक है कि इसे जानने के बाद पूरी दुनिया की नींव हिल सकती है। राजा अकबर ने गंभीरता से कहा, हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन अब तुम्हें ये राज खोलना होगा। हम सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूं। मुझे डर था कि अगर यह राज सामने आया तो मेरी सजा तय हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसे छुपाना किसी बड़ी त्रासदी को जन्म देगा। आदमी ने अपनी कहानी शुरू की। मैं उस समय एक छोटे से गांव का व्यक्ति था। एक दिन वहां एक व्यक्ति आया जो अपने आप को एक साधु बाबा कहता था। उसने सभी को एक जादुई मणि दी जिससे वो किसी भी व्यक्ति का भविष्य बदल सकता था, परंतु एक शर्त थी। उस मणि को अगर कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करता तो वो मणि उसके जीवन को नष्ट कर देती। बीरबल ने ध्यान से सुना और पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुमने वो मणि इस्तेमाल की? आदमी की आंखों में डर था। मैंने वो मणि इस्तेमाल की, लेकिन मैंने ये नहीं जाना कि वो मणि मेरे जीवन के लिए एक शाप बन जाएगी। उसने मेरी जिंदगी के सबसे करीब लोगों को भी मुझसे दूर कर दिया, और अब मेरी पूरी जिंदगी केवल उस एक गलती के कारण बर्बाद हो चुकी है। मैं खुद को सजा दिलवाना चाहता हूं ताकि मुझे शांति मिल सके। राजा अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। ये तो कुछ और ही कहानी निकली। बीरबल ने कहा, तो ये मणि अब कहाँ है? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, वो मणि अब खो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मणि किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो ये दुनिया के लिए एक बड़े संकट का कारण बन सकती है। राजा अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, हमें इस मणि को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना ये केवल उस आदमी के लिए नहीं बल्कि समूचे राज्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बीरबल ने सोचा, इस मणि का राज अब केवल इस आदमी तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा रहस्य है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या वह मणि अब भी कहीं छिपी है? क्या हमें इस आदमी के रहस्य को और गहराई से जानने की जरूरत है? आदमी ने फिर बीरबल और अकबर से कहा, अगर वो मणि सही हाथों में नहीं गई तो वो हम सभी को बर्बाद कर देगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब उस मणि के बारे में कुछ और नहीं बताना चाहिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जानकारी की जरूरत है। राजा अकबर और बीरबल दोनों चुप थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो मणि अब भी कहीं छिपी है? और क्या इस राज को जानने से हमें सचमुच शांति मिलेगी? ये रहस्य अब और गहरे हो चुका है। मणि का राज, उस आदमी का शाप और उसकी सजा, क्या सभी ये मिलकर एक और घातक स्थिति को जन्म देंगे? क्या बीरबल और अकबर इस मणि को ढूंढ पाएंगे, या ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा? अंतिम भाग। राजमहल में सन्नाटा था। राजा अकबर और बीरबल दोनों उस आदमी की बातों में गहरे खो गए थे। वो आदमी खुद को सजा देने की मांग कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरी रहस्यमयी चिंता थी। अब तक वे इस पर सोच रहे थे कि वो मणि आखिर कहाँ है, और क्या सच में वो किसी खतरनाक शक्ति को जन्म देने वाली है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है महाराज कि ये आदमी केवल एक खेल नहीं खेल रहा है। ये केवल एक सजा की मांग नहीं है, ये एक गहरी समस्या है, और हमें इसे हल करने के लिए किसी रास्ते पर चलना होगा। राजा अकबर ने कहा, तो फिर हम क्या करें? बीरबल, इस मणि के बारे में हम क्या कदम उठाएं? आदमी ने धीरे से कहा, वो मणि अब नहीं रही बीरबल जी, लेकिन मैं जानता हूं कि एक और ऐसी मणि है जो कहीं और छिपी हो सकती है। ये मणि बहुत शक्तिशाली है। उसे सही हाथों में नहीं डालना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। बीरबल की आंखों में चमक आई।
उसने त्वरित सोचते हुए कहा, तो अगर वो मणि सही हाथों में नहीं आई तो क्या होगा? आदमी ने उसकी बात का उत्तर देने के बजाय एक सवाल किया, क्या आप सच में समझते हैं कि इस मणि को ढूंढने से आपके जीवन में कुछ बदलेगा? अकबर साहब, क्या आप उसके बाद उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं जो उसकी वजह से आ सकती है? राजा अकबर और बीरबल दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। दोनों को यह समझ में आ गया था कि इस मणि के बारे में अधिक जानना शायद उनके लिए भी जोखिम से भरा हो सकता है। आदमी की चिंता और उसके शब्दों ने उन्हें असमंजस में डाल दिया था। राजा अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम सिर्फ इस आदमी को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो सजा नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है। हमें उस मणि के बारे में और जानना होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें जल्द ही इस मणि का रहस्य सुलझाना होगा, वरना हम सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस दौरान दरबार में एक हलचल मच गई। अचानक से दरवाजे के पास एक सिपाही आया और चिल्लाया, महाराज, मणि के बारे में एक खबर आई है। वो मणि कहीं बहुत पास है, लेकिन हमें अब उसकी स्थिति का अंदाजा नहीं है। राजा अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ मुड़े। क्या वे उस मणि को ढूंढने में सफल होंगे या ये रहस्य उन्हें हमेशा के लिए परेशान करेगा? बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है महाराज। अब हमें उस मणि का राज जानने की जरूरत है, और इसके साथ ही हमें उस आदमी की असली कहानी भी पूरी तरह समझनी होगी। तो क्या बीरबल और अकबर उस मणि को ढूंढ पाएंगे? और क्या वह मणि उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगी? राजमहल में फिर से खामोशी छा गई। राजा अकबर और बीरबल दोनों गहरे विचार में डूबे हुए थे। ये मामला साधारण नहीं था। उस आदमी के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। आखिरकार बीरबल ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे अब समझ आ गया है महाराज। यह आदमी सचमुच सजा नहीं चाहता, वो किसी और कारण से यहां आया है। राजा अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो बीरबल? क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ गलत समझ रहे हैं? बीरबल ने गहरी नजरों से उस आदमी को देखा जो अब भी शांत बैठा था, जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी हो। बीरबल ने आगे कहा, यह आदमी अपने जीवन से हार चुका है, लेकिन वो कुछ और चाहता है। उसका दावा करना कि उसे सजा चाहिए सिर्फ एक छलावा है। ये उसे अपने पापों से मुक्ति दिलवाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक स्थिति है जिसे हम समझ नहीं पाए। राजा अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तो फिर वो क्या चाहता है बीरबल? अगर उसे सजा नहीं चाहिए तो वो क्या चाहता है? बीरबल ने कहा, वो चाहता है कि हम उसे अपने रहस्य को बताने का मौका दें। वो चाहता है कि हम उसकी गलती को समझें और उसे बख्श दें। लेकिन यहां असली रहस्य है। उसके पास मणि का राज है जो किसी से छुपाया गया है। इस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, अब तुम्हें समझ में आया। वो मणि जो कभी मेरी थी अब कहीं छिपी है, और यही मेरा असली पाप था। राजा अकबर और बीरबल दोनों ने उसकी बातों को और ध्यान से सुना। आदमी ने कहा, वो मणि अब किसी और के पास है, और मुझे लगता है कि जो भी उस मणि को पाएगा उसे वो सजा जरूर मिलेगी जो मैंने मांगी थी। बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर राजमहल के बाहर कुछ हलचल महसूस की। महाराज, मुझे लगता है कि वो मणि अब हमारे पास आ गई है, बीरबल ने कहा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? अकबर ने तुरंत पूछा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मणि अब कहीं पास में है। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। राजा अकबर ने तत्काल आदेश दिया, सभी को बुलाओ। हम उस मणि को ढूंढने के लिए पूरी राजमहल को छान लेंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर एक सिपाही आया और उसने कहा, महाराज, मणि मिल गई है। सभी की निगाहें उस आदमी पर आकर टिक गई। वो आदमी अब चुप था, जैसे उसके होठों पर कुछ गहरे राज थे। बीरबल ने गहरी सांस ली, फिर अकबर से कहा,
अब हमें उस मणि का राज जानने का समय आ गया है। आदमी ने सिर झुकाया और कहा, वो मणि अब आपके हाथों में है महाराज। लेकिन वो सजा जो मैं चाहता था वो अब आपको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि मणि का असली प्रभाव तभी शुरू होगा जब आप इसे छुएंगे। राजमहल में खलबली मच गई। क्या वह मणि सचमुच एक भयंकर शक्ति है जो सभी के जीवन को बदल सकती है? क्या अकबर और बीरबल अब उस मणि के प्रभाव से बच पाएंगे? अब वो मणि अकबर और बीरबल के हाथों में है। क्या ये उनका सबसे बड़ा संकट साबित होगा, या वे उसे सही हाथों में रख पाएंगे? अगला भाग। राजमहल में जब वो मणि लाई गई तो पूरे दरबार में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मणि एक अद्भुत चमक से रोशन थी, लेकिन उसका तेजी से फैलता हुआ आभा किसी प्रकार का भय भी उत्पन्न कर रहा था। राजा अकबर ने उस मणि को गौर से देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। क्या ये वही मणि है बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ध्यान से मणि की तरफ देखा और कहा, हाँ महाराज, ये वही मणि है, लेकिन इसका असर जितना नजर आता है उतना सरल नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी ताकत छिपी हो सकती है। राजा अकबर ने मणि को हाथ में उठाया और तभी मणि से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे वो किसी से कुछ कह रही हो। ये आवाज सबको सुनाई दी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वो आवाज क्या थी। क्या हो रहा है बीरबल? अकबर ने घबराकर पूछा। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये मणि किसी प्रकार के जादुई प्रभाव से जुड़ी हुई है। इसके संपर्क में आने से हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये मणि सिर्फ कोई कीमती रत्न नहीं है। ये एक शक्ति का प्रतीक है जो यदि गलत हाथों में चली गई तो न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आदमी जिसने पहले कहा था कि उसे सजा चाहिए था, अब धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो बोला, बीरबल, राजा अकबर, अब तुम समझ पाओगे कि सजा क्यों जरूरी थी। ये मणि एक तरह का शाप है। जिसने भी इसे हाथ में लिया उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन वो बदलाव हमेशा खतरनाक नहीं होता। कभी कभी ये पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। अकबर और बीरबल दोनों उसकी बातों को सुनकर चौंक गए। बीरबल ने तुरंत मणि को वापस रखते हुए कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये मणि हमारे लिए किसी बड़ी चुनौती का संकेत है? आदमी ने सिर झुकाया और कहा, नहीं बीरबल, ये सिर्फ शुरुआत है। असल चुनौती तब आएगी जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आपने इसका असर नहीं देखा, लेकिन याद रखना, जैसे ही आप इसे सही उद्देश्य से प्रयोग में लाएंगे, ये शक्ति आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ बहुत कीमती खोना पड़ेगा। और यही वो कीमत है जिसे मैं चुका चुका हूं। राजा अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। उनकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं था। इस रहस्यमयी आदमी की बातें पूरी तरह से समझ से बाहर थी। तुम कह रहे हो कि इस मणि का इस्तेमाल करना एक जोखिम है, लेकिन अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करते तो हम एक बड़े संकट में फंस सकते हैं? अकबर ने धीरे से पूछा। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल महाराज, आपके पास एक मौका है, लेकिन उस मौके का सही उपयोग करना आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये आपके राज्य को समृद्धि दे सकती है, लेकिन अगर आप इसका गलत उपयोग करेंगे तो ये आपके साम्राज्य को खत्म भी कर सकती है। राजा अकबर की आंखों में चमक आई। वो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन क्या ये वो सही निर्णय था? बीरबल ने एक पल के लिए विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है महाराज कि हम इसे सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि राज्य के भले के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमें इसकी पूरी गहरी समझ हासिल करनी होगी। ये कोई साधारण रत्न नहीं है, ये एक खतरनाक शक्ति है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप समझने लगे हैं बीरबल, लेकिन अब ये मणि आपका निर्णय जानना चाहती है। इस निर्णय का परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है
और क्या आप इसके परिणामों को सहने के लिए तैयार हैं? आदमी के शब्दों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को घेरने वाला था। राजा अकबर और बीरबल के दिमाग में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या वे इस मणि को सही तरीके से इस्तेमाल करने में सफल होंगे, या इसका गलत इस्तेमाल उनके राज्य को विनाश के कगार पर ले आएगा? राजमहल में मणि के प्रभाव से हर कोई चुप था। हर व्यक्ति के मन में डर और उलझन के मिश्रित भाव थे। राजा अकबर और बीरबल दोनों ही मणि के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे। राजा अकबर ने मणि को अपने हाथ में पकड़ा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या ये मणि सचमुच हमारे साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, ये मणि सिर्फ एक रत्न नहीं है, ये एक शक्ति का प्रतीक है। इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो हमें अभी तक समझ नहीं आया है। तभी वो आदमी जिसने पहले सजा की बात की थी मुस्कुराते हुए बोला, अब समझे महाराज, ये मणि सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक परीक्षण है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि पूरे साम्राज्य के भविष्य को बदल सकता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर ये मणि इतनी शक्तिशाली है तो इसे हमें क्यों सौंपा गया है? आदमी ने उत्तर दिया, ये मणि उन्हीं लोगों के पास आती है जो एक बहुत बड़े संकट का सामना करने वाले होते हैं। ये किसी के अच्छे भाग्य के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे पापों और गलतियों को सुधारने के लिए है। तुम चाहे इसे उपयोग करो या न करो, इसकी शक्ति तुम्हारे साम्राज्य को किसी बड़ी मुसीबत से बचा भी सकती है और तुम पर बहुत बड़ी सजा भी आ सकती है। राजा अकबर और बीरबल दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या इसका मतलब यह है कि ये मणि हमें एक बड़े संकट का सामना करने के लिए तैयार कर रही है? अकबर ने पूछा, सिर्फ संकट नहीं महाराज, ये एक घातक खेल है। ये एक खतरनाक शर्त है जिसे आपको निभाना होगा। जैसे ही आपने इसे हाथ में लिया, आप इस खेल का हिस्सा बन गए और अब ये मणि अपनी ताकत दिखाएगी। आदमी ने कहा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बीरबल ने एक पल के लिए खामोशी में डूबते हुए कहा, मुझे लगता है महाराज कि हमें इस मणि के बारे में अधिक जानने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि इसके सही इस्तेमाल से ही हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। राजा अकबर ने फिर मणि को उठाया और कहा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता बीरबल, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जैसे ही अकबर ने मणि को और करीब से देखा, मणि अचानक से जल उठी और एक तेज रोशनी से राजमहल को भर दिया। सभी लोग डर से कांपने लगे। बीरबल ने डरते हुए कहा, महाराज, ये कुछ और नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये मणि हमें किसी बड़ी समस्या से दो चार करवा सकती है। हमें बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर एक और अजूबा हुआ। मणि की रोशनी अचानक थम गई और उसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति घबराते हुए दौड़ा आया। महाराज, आपके राज्य में कुछ अजीब हो रहा है। हर किसी की आंखों में एक अजनबी डर समा गया है। क्या हो रहा है? अकबर ने चिंता के साथ पूछा। व्यक्ति ने कहा, राज्य में किसी ने एक अजीब घटना देखी है। हर जगह अचानक से अजनबी लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके पास कोई न कोई अनोखी शक्ति है। बीरबल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। महाराज, मुझे लगता है कि ये मणि हमसे कुछ छिपा रही है। अब हमें ये जानना होगा कि इन अजनबी लोगों का इस मणि से क्या संबंध है। तभी वह आदमी जो पहले से ही राजमहल में था हंसते हुए बोला, अब तुम्हें सब समझ में आ गया होगा बीरबल। यही है वो असली परीक्षा। मणि के साथ जुड़ी हुई शक्ति अब जाग चुकी है और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। राजमहल में सब शांत हो गए। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन लोग थे जो अचानक ही राज्य में घुसे थे। क्या वे सचमुच अजनबी थे या ये मणि ही थी जो उन्हें राजमहल में लाकर खड़ा कर दिया था? क्या अकबर और बीरबल अब इस रहस्यमयी खतरे का सामना करने के लिए तैयार होंगे? क्या मणि सचमुच एक परीक्षा थी या ये एक जाल था जिसमें अकबर और बीरबल फंसने वाले थे?
जारी है। राजमहल में फैली अजीब चुप्पी और मणि की बुझी चमक एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत थी। बीरबल ने पूरे ध्यान से उस आदमी की तरफ देखा जो बार बार रहस्यपूर्ण बातें कर रहा था और जिसके आने से ही सब कुछ बदला था। सच बताओ, तुम कौन हो? बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा। आदमी अब पहले जैसा भोला नहीं लग रहा था। उसकी आंखें जलने लगी, मानो कोई छिपी हुई शक्ति अब जाग रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने सैकड़ों साल पहले इस मणि को बनाया था। लेकिन ये मणि कभी किसी राजा के लिए नहीं थी। ये तो एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो सत्ता के नशे में न्याय को खेल समझ लेते हैं। अकबर चौंक पड़ा। तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम कोई दैवी शक्ति हो या फिर शापित न्याय का प्रतीक? वो आदमी बोला, मैं वो हूं जिसे अन्याय ने जलाया और तुम्हारे पूर्वजों की अदालत में फांसी दी गई। और आज मैं फिर आया हूं ये देखने की क्या बीरबल जैसा कोई फिर है जो न्याय की सच्ची परीक्षा पास कर सके। राजा अकबर ने क्रोध में कहा, तुमने साजिश रची हमारे खिलाफ? नहीं महाराज, बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, इन्होंने हमें एक आईना दिखाया है। कई बार हम सजा या न्याय को इतना हल्का समझ लेते हैं कि कोई आकर मांगने लगे, मुझे फ्री में सजा चाहिए, और हम हंसते हैं, जबकि वो आदमी हमें बता रहा होता है कि हमारा पूरा सिस्टम एक छलावे में जी रहा है। राजा अकबर शांत हो गए। मणि धीरे धीरे पिघलने लगी, मानो वो सिर्फ बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वो आदमी बोला, अब अंतिम परीक्षा का समय है बीरबल। मैं अपने साथ एक और व्यक्ति लाया हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि उसे कोई भी सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। फिर भी पूरा नगर उससे परेशान है। क्या तुम उसका फैसला कर सकोगे बिना किसी गवाही के? राजा ने चौंक कर पूछा, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? आदमी ने एक इशारा किया और दरवाजे से अंदर आया एक विचित्र सा आदमी जिसकी चाल अजीब थी, आंखें भ्रमित और चेहरा जैसे कोई सुलझा हुआ जाल। इसका नाम है बिन कर्म का दोषी। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। क्या बीरबल इस अद्भुत और प्रतीत पराधीन व्यक्ति का रहस्य सुलझा पाएगा? क्या राजा अकबर की अदालत फिर एक अजीब मुकदमे का सामना करने को तैयार है? और क्या मणि सचमुच शांत हो चुकी है या ये अभी केवल शुरुआत है? 3 जारी है, बीरबल और बिन कर्म का दोषी। नाम है बिन कर्म का दोषी, वो रहस्यमयी व्यक्ति बोला, और इसकी शिकायत पूरे नगर में फैल चुकी है। बीरबल ने उस आदमी को देखा। वो पतला दुबला, न ज्यादा बोलता था न मुस्कुराता। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे सदियों से सोई हुई हों, और चेहरा एकदम शांत, इतना शांत कि राजा अकबर ने फुसफुसाकर पूछा, क्या ये सोते सोते भी अपराध करता है? महल में हंसी की लहर दौड़ गई, पर बीरबल गंभीर रहा। बताओ, तुम्हारे खिलाफ क्या आरोप है? बीरबल ने पूछा। आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यही मेरा अपराध है। क्या मतलब? राजा चौंक पड़े। मैंने कभी कोई काम नहीं किया, न किसी की मदद, न किसी का नुकसान, न हाँ कहा, न प्रेम किया, न घृणा। मैं जहां रहता हूं, लोग अपने आप असहज हो जाते हैं, व्यापारियों का मन डोलने लगता है, बच्चों की नींद उड़ जाती है और पड़ोसी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मैं बस मौन रहता हूं। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नगरवासियों को बुलवाया। एक व्यापारी बोला, जब ये मेरी दुकान के सामने बैठा, ग्राहक आना बंद हो गए। एक दादी बोली, मेरे पोते ने इसके पीछे चलना शुरू कर दिया और अब कुछ नहीं बोलता। एक सैनिक बोला, जब ये किले में आया तो मेरी तलवार खुद ब खुद नीचे गिर गई। राजा भौंचक थे। ये आदमी कुछ नहीं करता, फिर भी सबको प्रभावित करता है। बीरबल सोच में डूब गया। अचानक उसने उस रहस्यमयी आदमी की ओर देखा जिसने मणि लाई थी। तुम इसे क्यों लाए? बीरबल ने पूछा। क्योंकि तुम्हें इस बार कर्म की परिभाषा पर विचार करना होगा। जो कुछ न करे, क्या वो निर्दोष है? और जो मौन रहकर दूसरों के कर्मों को प्रभावित करे,
क्या वो गुनहगार नहीं? बीरबल ने एक लंबी सांस ली। फिर वो उस बिनकर्म दोषी की ओर मुड़ा और धीमे से कहा, तुम्हारी चुप्पी ने बहुत शोर मचाया है और शायद यही सबसे खतरनाक चीज होती है। राजा ने पूछा, तो क्या सजा दी जाए? बीरबल बोला, सजा नहीं, परंतु उसे वहां भेजा जाए जहां उसका मौन सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां जहां युद्ध की आग लगी हो, जहां लोग चीख रहे हों, वहां शायद इसका मौन अमृत बन जाए। युद्ध भूमि में राजा चौंक गए। हाँ, बीरबल बोला, जहां शोर हद से ज्यादा है वहां मौन अपराध नहीं, आवश्यकता बन जाता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, पर तभी वो रहस्यमयी व्यक्ति फिर सामने आया और बोला, एक अंतिम प्रश्न बचा है बीरबल। अगर कोई आदमी करता तो सब कुछ है, लेकिन मानता है कि वो कुछ नहीं करता, क्या वो भी बिनकर्म का दोषी नहीं है? और वो आदमी दरबार में मौजूद है। बीरबल चौंका। राजा की आंखें फटी रह गई। कौन है वो व्यक्ति जो अपने कर्म को छुपाकर निर्दोष बना बैठा है? क्या दरबार में ही बैठा है कोई ऐसा जिसे अब तक सबने समझा मौन, पर वो असल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है? जारी है बीरबल और मौन का मास्टरमाइंड, एक रहस्य जो दरबार की दीवारों के बीच छुपा था, अब सामने है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल की नजरें अब किसी रहस्यमयी व्यक्ति को नहीं, बल्कि हर दरबारी के चेहरे को बारी बारी से पड़ रही थी। एक ऐसा व्यक्ति, बीरबल धीरे धीरे बोला, जो वर्षों से दरबार में मौन है, जो कभी किसी मुद्दे पर न सहमत होता है न विरोध करता है, जो सिर्फ बैठकर देखता है और जिसकी मौजूदगी में फैसले अचानक पलट जाते हैं। राजा अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचान चुके हो बीरबल? बीरबल ने सिर हिलाया और सीधा उंगली उठाई। वो इशारा था मुख्य राजगुरु की ओर। मैं? राजगुरु हंसने लगे। मैं तो सिर्फ मौन साधक हूं, बोलता ही नहीं, किसी निर्णय में भाग ही नहीं लेता। यही तो तुम्हारी चाल थी। बीरबल बोले, तुम मौन रहकर हर निर्णय को चुपचाप प्रभावित करते रहे। तुमने कभी खुलकर सलाह नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे सबको ऐसा बना दिया कि वे तुम्हारे मौन को भी संकेत समझने लगे, और उसी भ्रम से तुमने पूरे दरबार की दिशा बदल दी। राजगुरु की मुस्कान अब धीमे धीमे खिंचने लगी। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर निर्णय से पहले सिर्फ तुम्हारी एक भौं हिलती थी, और राजा, मंत्री, सेनापति सब उसकी व्याख्या करते रहे। बीरबल ने आगे कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब करवा लिया। तुम हो मौन का मास्टरमाइंड। राजा अकबर अब समझ चुके थे। उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या ये सच है राजगुरु? राजगुरु अब शांत था। फिर उसने केवल इतना कहा, मौन सबसे ताकतवर भाषा है, पर जो उसे गलत ढंग से प्रयोग करे वो सबसे बड़ा अपराधी है। राजा ने आदेश दिया, राजगुरु, तुमने हमारी नीतियों को भ्रमित किया। अब तुम्हें चुप नहीं रहना होगा। तुम्हें हर सभा में खुलकर बोलना होगा, ताकि तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे इरादे साफ हों। अब तुम्हारे लिए मौन नहीं, जवाबदेही का समय है। बीरबल मुस्कराया। मौन का मास्टरमाइंड अब बोलने को मजबूर है, यही उसकी सजा है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि चुप्पी को समझना शब्दों से कहीं कठिन है। और इस तरह एक अजीब याचना से शुरू हुई कहानी, मुझे फ्री में सजा चाहिए, अब समाप्त हुई मौन के अपराध की सबसे अनोखी खोज पर। बीरबल ने न सिर्फ एक आदमी को न्याय दिलाया, बल्कि पूरी व्यवस्था को एक नया आईना दिखाया, जहां कर्म, मौन और प्रभाव सब पर सवाल उठे, और जवाब मिला एक बुद्धिमान मुस्कान में। बीरबल और 3 मुजरिम, सबका नाम बीरबल। अगर दरबार में एक साथ 3 लोग आए, सब एक जैसे कपड़े पहने हों, एक जैसे बोलते हों, और तीनों कहें, हम ही हैं असली बीरबल, तो बादशाह किस पर विश्वास करेगा? अब सुनिए, एक रहस्यमय, मजेदार और अक्ल का तड़का लगाए जाने वाला किस्सा। एक सुबह मुगल दरबार। बादशाह
अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए खजूर खाते हुए सोच में डूबे थे कि तभी दरबार के द्वारपाल ने घबराकर अंदर आकर सूचना दी, जहां पनाह, दरबार के बाहर 3 आदमी खड़े हैं और तीनों कहते हैं कि वे बीरबल हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तीनों बीरबल? और हमारा बीरबल कहाँ है? वजीर बोला, जहां पनाह, यही तो समस्या है। तीनों हूबहू बीरबल जैसे दिखते हैं। उनकी आवाज, चाल ढाल, हंसी, बात करने का अंदाज सब एक जैसे। अकबर उठ खड़े हुए, उन्हें अंदर लाओ। कुछ ही पलों में 3 बीरबल दरबार में दाखिल हुए। तीनों ने पगड़ी बांध रखी थी, वैसी ही जैसी बीरबल पहनते थे। तीनों ने वही हंसी हंसी में चतुर जवाब देने वाली आंखें और वही अंदाज अपनाया। तीनों ने एक साथ कहा, जहां पनाह, सलाम, मैं ही आपका वफादार बीरबल हूं। बाकी दोनों नकलची है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने सिर पकड़ लिया। खुदा की कसम, अगर इनमें से कोई बीरबल नहीं हुआ तो हमारी इज्जत चली जाएगी। पहला बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे याद है आपने मुझे कभी रात को नींद में उठाकर सवाल पूछा था, बीरबल, खजाने में कितनी मोहरें हैं? और मैंने आधे सोए सोए जवाब दिया था, 17,386। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। ये बात तो सिर्फ मैं और बीरबल जानते थे। दूसरा बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे याद है जब आपने उस चोरी हुए आम के पेड़ का मामला सौंपा था तो मैंने ही कहा था, चोर वही है जिसके घर में सबसे ज्यादा आम के छिलके मिले, और वही पकड़ा गया था। अकबर को शक होने लगा, ये भी बात सही है। तीसरा बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे याद है एक बार आपने मुझसे पूछा था कि अगर मैं न होता तो क्या होता, और मैंने जवाब दिया था, जहां पनाह, फिर तो दरबार हंसी से खाली होता और आप हंस पड़े थे। अब तो दरबार उलझन में पड़ गया। बीरबल की शक्ल, अंदाज, याददाश्त तीनों में थी। अब सवाल यह था, असली बीरबल कौन है? अकबर ने वजीर से कहा, तीनों को पहरे में रखो और किसी को भी बाहर मत जाने दो। हमें असली बीरबल को खोज निकालना ही होगा। लेकिन उसी रात एक पहरेदार चिल्लाया, अंदर से दरवाजा खुला है और एक बीरबल भाग गया है। भागने वाले बीरबल ने दीवार पर कुछ लिखा था, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, क्योंकि मैं असली बीरबल नहीं बल्कि असली खतरा हूं। अब सवाल है, जो भागा वो असली था या नकली? और जो बचे हैं उनमें कौन सच में बीरबल है? बीरबल की साजिश, दरबार में आया नकली जादूगर। पिछली कहानी से जारी, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, क्योंकि मैं असली बीरबल नहीं बल्कि असली खतरा हूं। ये शब्द दीवार पर खून से लिखे गए थे। दरबार में सनसनी मच गई। अकबर का चेहरा लाल हो गया। हमें धोखा मिला है, पर किससे? अगली सुबह अभी अभी सूरज ने दिल्ली के किले की बुर्जों पर रोशनी डाली थी कि एक और खबर आई, जहां पनाह, शहर में एक रहस्यमय जादूगर आया है जो लोगों के सपनों में घुसकर उनके राज चुरा रहा है। अकबर चौंक पड़े, ये क्या नई मुसीबत है? वजीर बोला, लोग कहते हैं कि वो जादूगर सिर्फ रात में दिखता है और वो जिसे छू ले उसका दिमाग उल्टा हो जाता है। लोग अपने नाम तक भूल जाते हैं। अकबर ने हुक्म दिया, उस जादूगर को पकड़ो और दरबार में पेश करो। 3 दिन बाद दरबार में वही जादूगर पेश हुआ। उसका चेहरा आधा नकाब से ढका था। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि असली बीरबल कौन है और वो कहां छिपा है। पूरा दरबार खामोश। अकबर ने पूछा, तो बताओ, और अगर तुमने झूठ बोला तो सिर कलम कर दिया जाएगा। जादूगर हंसा, मैं सिर देने नहीं, लेने आया हूं, जहां पनाह। और आज जो मैं कहूंगा उसे सुनकर आप खुद अपने सबसे भरोसेमंद बीरबल को मौत की सजा देंगे। अब दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने आंखें तरेरते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि असली बीरबल कौन है? जादूगर ने कहा, क्योंकि मैं ही असली बीरबल हूं। पूरा दरबार अवाक।
अकबर गरजे, पर अभी तो हमारे पास 2 बीरबल कैद में हैं और एक भाग गया। जादूगर बोला, हाँ, और आपने उस भागे हुए बीरबल को ही असली समझ लिया, पर जो भागा वो नकली था, और जो बचे हैं वे मेरे ही बनाए हुए हैं। अब सवाल ये नहीं कि बीरबल कौन है, अब सवाल ये है कि आप किस पर भरोसा करेंगे, बचपन के साथी बीरबल पर या एक रहस्यमय जादूगर पर। और फिर जादूगर ने अपना नकाब हटाया और जो चेहरा सामने आया वो था बादशाह अकबर का। पूरा दरबार चीख उठा। अब सवाल यह है, क्या सच में बीरबल ने अकबर का रूप धारण कर लिया है, या ये कोई और गहरी साजिश है? और फिर असली अकबर कहाँ है? जब सिंहासन पर बैठा हर कोई एक चेहरा दिखा रहा हो, तो राज चलाता कौन है? और बीरबल क्या सच में गद्दार बन गया है, या ये उसकी सबसे बड़ी चाल है? तैयार हो जाइए, अब खेल शुरू हुआ। पिछली कहानी से जारी। जब बीरबल का चेहरा उतरा और उसमें से निकला अकबर का चेहरा, पूरा दरबार सन्न रह गया। एक तरफ 2 कैद में बंद बीरबल, दूसरी तरफ ये रहस्यमय जादूगर जो अब अकबर बन चुका था। पर तभी असली सिंहासन से आवाज आई, बस अब बहुत हो गया। सभी की निगाहें दरबार के ऊंचे मंच पर गई, जहां सचमुच बादशाह अकबर खड़े थे, असली वाले। अकबर ने गुस्से से कहा, हम ये तमाशा अब और नहीं सह सकते। बीरबल, अगर तुम हो तो सामने आओ और सच्चाई बताओ, वरना दरबार में जो भी इस नाटक का हिस्सा है उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जादूगर अकबर मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं ही बीरबल हूं, और ये सब नाटक मैंने आपकी आज्ञा के बिना ही रचा, क्योंकि मुझे शक था दरबार में कोई आपसे गद्दारी कर रहा है। पूरा दरबार एक बार फिर स्तब्ध। बीरबल आगे बढ़ा और अकबर के सामने झुका, जहां पनाह, जब आपने मुझे नींद के मुकदमे में निपटाया था, उसी रात मैंने सपना देखा कि दरबार में कोई ऐसा आ चुका है जो आपका रूप धारण कर सकता है, आपकी चाल ढाल सीख चुका है और आपको हटाकर गद्दी खुद लेना चाहता है। अकबर ने गुस्से से पूछा, तो तूने मुझे बिना बताए ये नाटक क्यों रचा? बीरबल बोला, क्योंकि जिस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है वो है आपका सबसे करीबी वजीर अब्दुल कासिम। पूरा दरबार एक साथ उछल पड़ा। क्या? बीरबल ने आगे कहा, मैंने 3 नकली बीरबल तैयार किए ताकि वजीर भ्रमित हो और अपनी असली पहचान उजागर कर दे। मैंने खुद जादूगर बनकर दरबार में प्रवेश किया, और उस रात जब एक बीरबल भागा, दरअसल वो अब्दुल कासिम का आदमी था जिसे मैंने खुद भेजा था। मैंने एक जाल बिछाया जिसमें आज वो खुद फंस चुका है। अकबर ने अब्दुल कासिम की तरफ देखा, जो पसीने में भीग चुका था, कांपते हुए खड़ा था। ये झूठ है, जहां पनाह, बीरबल खुद विद्रोही बन गया है। ये सब मुझे फंसाने के लिए कर रहा है। बीरबल ने एक इशारा किया और पहरेदार एक संदूक ले आए। बीरबल ने कहा, इस संदूक में वही गुप्त दस्तावेज है जिनमें दरबार के गुप्त रास्तों का नक्शा है, खजाने की चाबियां हैं और बादशाह के हस्ताक्षर की नकलें जो अब्दुल कासिम के घर से मिली। अकबर ने अब्दुल कासिम को घूरा। ये दस्तावेज, तू क्या कर रहा था इनके साथ? अब्दुल कासिम घबराकर चिल्लाया, क्योंकि मैं ही असली अकबर हूं। दरबार में सन्नाटा, फिर शोर। अब तीसरा अकबर। अब तीनों, एक सिंहासन पर, एक जादूगर के रूप में और एक गद्दार के रूप में, तीनों कह रहे हैं, मैं ही असली अकबर हूं। अब सवाल यह है, सच्चाई क्या है? कौन है असली अकबर? और क्या बीरबल वाकई वफादार है, या वो भी अब गद्दार बन चुका है? और इस बार बीरबल के सामने होगी सबसे कठिन चुनौती, बादशाह को पहचानने की। क्या पहचान पाएंगे? 3 अकबर, दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा। पिछली कहानी से जारी। दरबार में 3 अकबर खड़े थे, एक सिंहासन पर, एक जादूगर बने बीरबल के सामने, और तीसरा गद्दारी के आरोप में खड़ा अब्दुल कासिम।
जो अब चिल्ला रहा था, मैं ही हूं असली अकबर। पूरा दरबार जैसे अपनी सांसें रोक चुका था। मंत्री, सिपाही, दरबारी सब एक दूसरे की शक भरी निगाहों में डूब चुके थे। अब हम क्या करें? ये सवाल अब खुद बीरबल के सामने था। बीरबल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने तीनों अकबर की ओर देखा और मुस्कुराया। जहांपनाह, अगर आप सच में अकबर हैं, तो आपको जरूर याद होगा कि बचपन में आपने मेरी जान एक खेल के दौरान कैसे बचाई थी। सिंहासन वाले अकबर बोले, बचपन? हाँ, हाँ, वो समय, वो पानी में डूबने वाला। बीरबल ने सिर हिलाया, फिर देखा जादूगर अकबर की ओर। जादूगर बोला, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम झील में फिसले थे और मैं डुबकी लगाकर तुम्हें बाहर लाया था। तुमने तब कहा था, अब से तेरा नाम मेरा दोस्त नहीं, मेरा परछाई होगा। बीरबल का चेहरा जरा सख्त हुआ। अब वो अब्दुल कासिम की ओर मुड़ा। कासिम बोला, ये सब बकवास है, मैं ही असली अकबर हूं। ये बीरबल पागल हो चुका है, इसे बंदी बना लो। बीरबल अब मुस्कुराया, मैं जानता हूं असली अकबर कौन है। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने एक संकेत किया। सिपाही आगे बढ़े और सिंहासन पर बैठे अकबर को बंदी बना लिया। ये क्या कर रहे हो? सिंहासन वाले अकबर चिल्लाए। बीरबल बोला, तुम वही हो जो असली अकबर बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। असली अकबर ने कभी किसी को परछाई नहीं कहा था, उन्होंने कहा था तुम मेरी रोशनी है। अब बीरबल ने हाथ उठाया, और ये है असली बादशाह अकबर, ये जो अब तक जादूगर का रूप धारण किए खड़े थे। पूरा दरबार एक बार फिर हैरान। बीरबल ने आगे कहा, असली अकबर ने मुझे चुपचाप अपनी पहचान दी थी और कहा था, जिस दिन कोई मेरे नाम पर दरबार को बांटना चाहे, उस दिन मेरी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। और मैंने वो परीक्षा पास कर ली। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तूने फिर साबित किया कि तू सिर्फ मेरी रोशनी ही नहीं, मेरी राजगद्दी की असली रक्षक भी है। गद्दार अब्दुल कासिम और नकली अकबर दोनों को बंदी बनाकर काले किले में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही दरबार समाप्त होने को था, एक सिपाही भागते हुए आया। जहांपनाह, एक और बीरबल आया है और कहता है कि सब कुछ झूठ है, वो असली बीरबल है। पूरा दरबार फिर स्तब्ध। अब चौथा बीरबल। अब सवाल ये है, अगर बीरबल सामने खड़ा है, तो ये नया कौन है? क्या बीरबल भी किसी बड़ी चाल का हिस्सा है, या कोई अदृश्य ताकत दरबार की नींव हिलाने को तैयार बैठी है? अब मामला ताज का नहीं, विश्वास का है, और विश्वास अब छाया में छिप गया है। पिछली कहानी से जारी। जब सिपाही ने दरबार में आकर कहा, एक और बीरबल आया है, तो पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे समय थम गया हो। अब सवाल ये नहीं था कि कौन अकबर है, बल्कि ये कि कौन बीरबल है और कौन उसकी परछाई। दरबार में घूंघट में लिपटा हुआ एक व्यक्ति लाया गया। चेहरा जैसे बीरबल का हुबहू, बोलने का ढंग, चाल, मुस्कान, सब कुछ वैसा ही। असली बीरबल बोले, ये कौन है जो मेरे नाम और शक्ल पर दावा कर रहा है? नया बीरबल मुस्कराया। बात शक्ल की नहीं है बीरबल, बात असलियत की है। तुम कहते हो तुमने बादशाह की जान बचाई, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली बीरबल की मां कौन थी? पूरा दरबार सन्न। अकबर भी चौंक उठे। ये कैसा सवाल है? बीरबल बोला। नया बीरबल फिर हंसा, क्योंकि तुम नहीं जानते। तुम बीरबल नहीं, तुम सिर्फ उसकी परछाई हो, जिसे असली बीरबल ने खुद तैयार किया था, किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए। और अब वही परछाई असली बीरबल बनकर गद्दी के पास पहुंच गई है। बीरबल, जिसे हम असली मानते थे, कांप उठा। उसने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है कि मैं परछाई हूं? अकबर कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। और फिर नया बीरबल जोर से बोला, क्योंकि असली बीरबल मर चुका है,
और मरते समय उसने मुझे भेजा था दरबार को बचाने के लिए। परछाई अब असली बन गई है और मैं अब अपने असली रूप में सामने आना चाहता हूं। उसने अपना घूंघट हटाया और सभी दंग रह गए। पर आज भी एक सवाल हवा में तैर रहा है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। क्या बीरबल वाकई मर चुका है या फिर कहीं न कहीं वो अब भी जिंदा है, एक और नई चाल के साथ? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य के लिए जो बीरबल की आखिरी सांस में छुपा है? पिछली कहानी से जारी। दरबार में सन्नाटा था। सामने खड़ा व्यक्ति जिसने अभी अपना घूंघट हटाया था, उसका चेहरा बीरबल से मिलता जुलता जरूर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी। गहरी, अनुभव से भरी और दुख से भारी। उसने अकबर की ओर देखा। जहांपना, आपने ही मुझे कहा था, अगर असली बीरबल न बचे तो तू बन जाना उसका प्रतिबिंब, परछाई की तरह जो रोशनी के बिना भी रास्ता दिखा सके। आज वो दिन आ गया है। अकबर की आंखें भर आई। तो बीरबल सच में नहीं रहे? उनकी आवाज कांप रही थी। उस व्यक्ति ने झुककर जवाब दिया, नहीं, असली बीरबल अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक आखिरी राज मुझे सौंपा था, एक ऐसा रहस्य जो साम्राज्य को बचा सकता है या तबाह कर सकता है। दरबार में सनसनी फैल गई। कौन सा रहस्य? कौन सी अंतिम चाल? तभी अचानक दरबार की दीवार के पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, झूठ, बीरबल मरा नहीं, वो जिंदा है और आज लौट आया है। सबकी नजरें घूमी। दरबार के दरवाजे धीरे धीरे खुले और भीतर से एक तीसरी आकृति निकली। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, पर चाल वही शांत, आत्मविश्वासी, बीरबल जैसी जो बीरबल बचपन में तुम्हारे साथ झील में कूदा था। जो परछाई नहीं, रोशनी था, वो आज भी जिंदा है, बादशाह सलामत। उस आवाज में वो गहराई थी जो किसी नकली के पास नहीं हो सकती। अब सामने थे 3 बीरबल। एक, वो जिसे हम अब तक असली समझते थे। 2, वो जो खुद को परछाई बता रहा था। 3, और ये तीसरा जो पर्दे से अचानक उभर आया था। बीरबल की मौत का राज अब और गहरा हो गया था। क्या वाकई बीरबल मरे थे या ये सब एक ऐसी योजना का हिस्सा था जिसका पर्दा अब खुलने वाला है? और तभी तीसरे बीरबल ने कहा, अगर तुम में से कोई भी असली है तो बताओ, बादशाह ने पहली बार बीरबल को क्या इनाम दिया था और क्यों? तीनों बीरबल चुप। दरबार फिर सांस रोके देख रहा था। क्या आप जानते हैं असली जवाब? क्या आप पहचान सकते हैं कौन है अमर बीरबल? या क्या ये सब सिर्फ एक बड़ी चाल है जिसमें खुद अकबर भी मोहरा बन चुके हैं? क्योंकि अब लड़ाई पहचान की नहीं, आत्मा की है, और आत्मा झूठ नहीं बोलती। क्या आप सच्चाई तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? पिछली कहानी से जारी। तीनों बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े थे। सामने अकबर थे, भ्रमित, भावुक और भयभीत। पूरा मुगल दरबार जैसे सांस रोके खड़ा था। तीसरे बीरबल ने सवाल किया था, बताओ, बादशाह ने पहली बार बीरबल को क्या इनाम दिया था और क्यों? पहला बीरबल बोला, एक सोने की अंगूठी, उनकी चतुराई पर। दूसरे ने कहा, एक बेशकीमती तलवार, उनकी बहादुरी के लिए। पर तीसरे ने बस मुस्कराते हुए कहा, एक खाली थाली, क्योंकि बीरबल ने भरे दरबार में भूखे को पहले खिलाया था। बादशाह ने कहा था, जो खाली को भर दे वही दरबार का सबसे बड़ा रतन। अकबर खड़े हो गए, आंखों से आंसू बह निकले। सिर्फ वही जान सकता है ये बात जो उस दिन मेरे साथ अकेला था। तू ही असली बीरबल है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहांपना, मुझे मरने की नौटंकी करनी पड़ी क्योंकि दरबार में छुपा है एक गद्दार जो हर राज दुश्मनों तक पहुंचा रहा है, और उस गद्दार को बेनकाब करने के लिए मुझे खुद को मरा हुआ दिखाना पड़ा। अकबर चौंक उठे, गद्दार?
दरबार में? बीरबल ने धीरे से कहा। जी हाँ, और वो कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि वही है जिसने मुझे मारा हुआ घोषित किया था और दरबार के दस्तावेजों को सबसे पहले दुश्मनों तक पहुंचाया। अकबर ने इशारा किया, नाम लो उसका, बीरबल। पर तभी दरबार की छत से एक तीर सीधा बीरबल की ओर चला। भीतर से एक नकाबपोश छलांग लगाकर भाग निकला। हाहाकार मच गया। बीरबल झुककर बच गए, पर वो तीर एक काग से बंधा हुआ था और उस कागज पर लिखा था, असली खेल अभी बाकी है। बीरबल ने भले चाले चला दी हो, पर अब बारी मेरी है, परछाई के उस मालिक की जिसे बीरबल ने कभी देखा ही नहीं। अब सवाल यह नहीं था कि बीरबल असली है या नकली, बल्कि ये कि दरबार का असली दुश्मन कौन है और वो परछाई कौन है जो बीरबल को भी नहीं जानती। क्या ये गद्दार दरबार का कोई वजीर है या कोई साधु जो राजमहल की दीवारों के पीछे से सब देख रहा है, या कहीं ये खुद अकबर की ही रची एक अगली परीक्षा है। ये तो बस एक अध्याय था उस आखिरी रहस्य का, जिसमें अब सिर्फ चतुराई नहीं बल्कि बीरबल की आत्मा की परीक्षा होगी। क्या आप तैयार हैं उस आखिरी जंग के लिए, जहां बीरबल को खुद अपने अस्तित्व को साबित करना होगा, ना सिर्फ अकबर के सामने बल्कि उस रहस्यमय परछाई के विरुद्ध जिसने अब तक खुद को छिपा रखा है और अब खुलकर वार करने वाला है। सालों पहले की बात है। दिल्ली के किसी गुप्त कोने में एक अंधेरे कक्ष में एक बालक बैठा था। उसके सामने रखी थी एक टूटी हुई चौसर की गोटियां और एक मुरझाया हुआ गुलाब। उसने धीरे से बुदबुदाया, बीरबल ने सब छीन लिया। अब मैं वो बनूंगा जो इतिहास में बीरबल के नाम के आगे लिखा जाएगा, परछाई। और अब मुगल दरबार में घटी घटनाओं के बाद बीरबल को मारने की कोशिश करने वाला वो नकाबपोश अचानक गायब हो गया। सिर्फ एक सुराग मिला। दरबार की दीवार पर उकेरा गया एक चिन्ह, एक आंख, जिसके नीचे लिखा था, परछाई देखती है सब कुछ। बीरबल समझ गए अब मामला सिर्फ साजिश का नहीं बल्कि उस पुराने बदले का है जिसकी जड़ें खुद उनके बचपन तक जाती है। बीरबल ने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। पहला कदम, शाही पुस्तकालय में छिपे पुराने शिलालेखों को खंगालना, क्योंकि एक पुरानी कथा कहती है कि बीरबल के पहले भी एक विज्ञ पुरुष था जिसे दरबार ने परछाई कहकर दरकिनार कर दिया था। दूसरा कदम, उस जुलाहे को ढूंढना जो एकमात्र व्यक्ति था जिसने नकाबपोश के कपड़े सिलने का दावा किया था, पर अब वो भी गायब हो चुका है। तीसरा कदम, अकबर को बिना बताए एक गुप्त रूप में रात के तीसरे पहर भूतिया कुएं के पास पहुंचना, जहां से आखिरी तीर छोड़ा गया था। पर बीरबल को क्या पता था कि उस रात वो कुआं सिर्फ एक सुरंग की शुरुआत है और उस सुरंग के अंत में बैठे हैं कुछ ऐसे लोग जो खुद को परछाई की सभा कहते हैं। बीरबल का अगला सवाल खुद से था, क्या इतिहास में मेरी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, या क्या परछाई सिर्फ बदले की आग नहीं बल्कि सच का आईना है जिसे मुझसे छीन लिया गया था। रात का वक्त था और मुगल दरबार के बाहर हवा तेजी से बह रही थी। बीरबल अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। उनके पास बहुत कम समय था और उनके दिमाग में सवालों के बादल थे। परछाई की सभा क्या थी? क्या वो एक असाधारण समूह था या एक छुपा हुआ रहस्य जो अब तक बीरबल के सामने आकर खड़ा हो गया था? बीरबल ने सोचा, अगर मुझे इसका पता नहीं चलता तो ये खतरा सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये सब बढ़ा तो पूरे साम्राज्य के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। योजना के मुताबिक बीरबल ने खुद को पूरी तरह से ढक लिया। रात के अंधेरे में वो चुपके से शाही किले के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां से करीब एक गहरी सुरंग निकलती थी। बीरबल जानते थे कि ये सुरंग दरबार की तहखानों से जुड़ी हुई है और यही वो रास्ता था जो उन्हें परछाई की सभा तक पहुंचाएगा। जब वो सुरंग में पहुंचे,
तो अंधेरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी धीमी, कभी तेज, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़े। आखिरकार एक कमरे के अंदर घुसते ही बीरबल के होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, कुछ चेहरे जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहे थे, और उन पर एक ही शब्द था, बीरबल। हर चेहरे की आंखों में एक गहरी चुप थी, जैसे कोई गुप्त कहानी छुपी हो। तभी कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण दिखाई दिया। उस दर्पण में बीरबल ने अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई पूरी तरह से अलग थी। एक परछाई जो बीरबल से बिल्कुल मेल खाती थी, लेकिन उसमें एक घनी अंधेरी आकृति भी मौजूद थी। तुमने मुझे कैसे पाया? एक आवाज आई और बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक छाया मूर्ति सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी पुरानी दहशत थी। बीरबल ने संयमित रहते हुए कहा, मैंने आपको ढूंढा नहीं, आपने खुद को मुझसे सामने लाकर दिखाया है। बताइए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? छाया मूर्ति ने हंसी के साथ कहा, हम वो हैं जो इतिहास में नहीं लिखे जाते। हम परछाई हैं जो दरबार के अंधेरे को भरने के लिए पैदा होती है। तुमने हमारे अस्तित्व को नकारा, बीरबल। अब हम तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देंगे। तुम जैसे चतुर बीरबल को हम अब खोजना नहीं, समेटना चाहते हैं। बीरबल को एक पल के लिए ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन तभी वो महसूस कर रहे थे कि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। ये तो अस्तित्व का संघर्ष था, जहां परछाई खुद को असली रूप में देखना चाहती थी। क्या ये परछाई बीरबल की आत्मा से जुड़ी थी? क्या वो उसी के जैसे बीरबल था? और क्यों ये गुप्त सभा बीरबल से इतना गहरा बदला लेना चाहती थी? बीरबल के दिमाग में सवालों की बौछार थी, और अब समय था फैसला लेने का। क्या वो अपनी परछाई से जूझ पाएंगे, या ये काले रहस्य उन्हें भी अपने साथ खींच ले जाएगा? अगला कदम, अगले रहस्य का खुलासा और परछाई की कहानी का अंत। क्या बीरबल अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन परछाई का बदला अब भी बाकी है। बीरबल उस रहस्यमयी सभा के बीच खड़े थे। चारों ओर अजीब अजीब चेहरों वाली परछाइयां थी। हर चेहरा कुछ कहता था, हर आंख कोई रहस्य छुपाए बैठी थी। परछाई की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा था वही मुखिया, एक ऐसा चेहरा जो बीरबल से हूबहू मिलता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बीरबल खुद किसी और रूप में सामने बैठा हो। मुखिया परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि बीरबल सिर्फ एक व्यक्ति है? नहीं, बीरबल एक पद है, एक शक्ति है, और जब कोई उस शक्ति को अकेले ले जाता है तो उसकी परछाई हम बन जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए, अगर मैं वो शक्ति हूं तो मेरी रोशनी से तुम्हारी परछाई मिट जाएगी। पर मुखिया हंसा, हम नफरत से जन्मे हैं, और नफरत किसी दीपक से नहीं जलती बीरबल, उसे बुझाया जाता है न्याय से। तभी बीरबल ने अपनी तलवार नहीं, बल्कि एक दर्पण निकाला, एक चमकदार पारदर्शी दर्पण जो राजगुरु की किताबों में वर्णित था। सत्य दर्पण, वो दर्पण जिसमें झूठ टिक नहीं सकता। उन्होंने वो दर्पण परछाई की ओर घुमाया, और वो जैसे ही उसमें झांका, उसकी शक्ल बदलने लगी। चेहरे पर मासूमियत, फिर क्रोध, फिर एक भूला हुआ बचपन उभर आया। बीरबल चौंक गए। ये वही बालक था जिसे बचपन में बीरबल के कारण दरबार से बाहर कर दिया गया था, जिसने पढ़ाई में बीरबल को हराया था, पर दरबार में जगह न मिलने पर अपमानित होकर गायब हो गया था। मुखिया परछाई फूट फूट कर रोने लगा, तुम्हारे कारण मैं कभी बीरबल नहीं बन पाया, और अब मैंने वो सब इकट्ठा कर लिया जो तुमसे छीना गया था, सम्मान, चतुराई, पहचान। बीरबल ने धीरे से उसका कंधा पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हारा था तो तुम्हें मेरे भीतर होना चाहिए था। मुझसे अलग होकर तुम सिर्फ परछाई बन गए। चलो अब लौट चलें अंधेरे से बाहर,
पर तभी सभा के बाकी सदस्य गुस्से में खड़े हो गए। नहीं, बीरबल को नहीं छोड़ सकते, वो हमारी पहचान है, हमारा शिकार है। बीरबल ने तुरंत सत्य दर्पण हवा में घुमा दिया और एक तेज प्रकाश से पूरा गुफा कांप उठा। सभा के सदस्य चीखते हुए भागने लगे और वो पूरा तहखाना ढहने लगा। मुखिया परछाई ने बीरबल की ओर देखा। क्या मैं दोबारा जन्म ले सकता हूं? बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में बीरबल बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। अकबर के दरबार में न्याय का द्वार सबके लिए खुला है। कहानी वही खत्म नहीं होती। कुछ ही दिन बाद अकबर के दरबार में एक नया चेहरा दिखाई दिया जो बीरबल के बराबर में बैठा था। लोगों ने पूछा, ये कौन है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह है बीरबल की परछाई, जो अब रोशनी बनकर लौटी है। लेकिन जब बीरबल रात को अकेले बैठे थे, उन्होंने देखा सत्य दर्पण पर एक नई दरार आ गई थी और दरार के पीछे कुछ और चेहरों की परछाइयां हिल रही थी। क्या परछाई वाकई मिट गई, या अब एक नई सभा जम ले चुकी है जिसे इतिहास फिर नजरअंदाज कर रहा है? समाप्त, या शायद नहीं। परछाई का बदला, अंतिम और पूर्ण समापन। बीरबल की आखिरी जीत। गुफा ढह रही थी। बीरबल ने उस मुखिया परछाई का